हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आज जो भी हैं अपने पूर्वजों की वजह से हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी किया था उसका असर आज भी हमारे ऊपर है, चाहे वो धन संपत्ति जोड़ना हो या फिर किसी भी तरह की रस्में निभाना हो। आज भी हम उनके लिए किसी भी काम को ये कहकर नहीं झुठला सकते कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपको अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने पूर्वजों की बनाई धन संपत्ति पर ऐश कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो अपने पूर्वजों की परंपरा आज भी निभा रहे हैं। और अपने पूर्वजों की संपत्ति पर ऐश करने वाले से ज़्यादा अपने पूर्वजों की परंपरा निभाने वाले लोग खुश हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों की धन संपदा तो रख ली, लेकिन उनकी परंपरा भूल गए। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही चीज़ों पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो सब रानू की गलती थी, उसी की वजह से वो सब हुआ। नींद में बड़बड़ाता हुआ अमित चीखता हुआ उठकर बैठ गया। उसकी चीख सुनकर किचन में काम कर रही उसकी माँ रंजना भागती हुई उसके कमरे में आई। वहाँ उसने देखा कि अमित बहुत डरा हुआ है और डर के मारे काँप रहा है। वो उसके पास गई और उसे गले लगाकर बोली, क्या हुआ बेटा, फिर से वही सपना देखा क्या? अमित रंजना से लिपट गया और बोला, हाँ माँ, आज भी मुझे सपने में वही औरत दिखाई दी। वो भयानक शक्ल, उसके लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े घुटनों तक लंबे बाल अभी भी मेरी नज़रों के सामने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में ही मेरे सामने थी और मेरा गला दबाकर मुझसे कह रही थी कि तेरी वजह से। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही मेरी नींद खुल गई। जब से तू अपनी मौसी के घर से आया है तब से न जाने तुझे क्या हो गया है। न तो तू अच्छे से खाना खा रहा है और न ही तू अच्छे से सो पाता है। बस इसी तरह हर सुबह चीख कर जागता है और मुझे डरा देता है। न जाने वहाँ तेरे साथ क्या हुआ। न तू वहाँ जाता और न तेरे साथ ये सब होता। कुछ दिन पहले तक अमित बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब से वो अपनी मौसी के घर गया तब से उसके साथ डरावनी और भयानक घटनाएं होने लगी। उसकी माँ ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ वो सब क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि अगर वो अपनी मौसी शालू के यहाँ नहीं जाता तो उसके साथ ये सब जो हो रहा है वो नहीं होता, क्योंकि ये सब उसके बाद से ही शुरू हुआ था। अमित के साथ क्या और क्यों हो रहा था वो जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे उस समय में चलना होगा जिस दिन अमित अपनी मौसी के घर पहुंचा था और फिर वो उसके घर के पास वाली पहाड़ी पर बने काली माँ के मंदिर गया था। अमित की मौसी शालू का एक बेटा और एक बेटी थी जिनका नाम उदित और रानू था। वो दोनों उसी के ही उम्र के थे। उन तीनों की उम्र में सिर्फ 2-3 सालों का ही फ़र्क था। उन दोनों ने उससे अच्छे से वेलकम किया। अमित का घर भोपाल में था और उसकी मौसी भोपाल से दूर राजस्थान के गांव हरिपुरा में रहती थी। अमित हरिपुरा न सिर्फ अपनी मौसी और कज़िन से मिलने गया था, बल्कि वो वहाँ पहाड़ी पर बने काली माँ के मंदिर भी जाना चाहता था। और भी बहुत सी जगह थी जहाँ वो जाना चाहता था, लेकिन वो काली माँ के मंदिर जाने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था, क्योंकि अमित को पहाड़ों और पुरानी जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता था। और वो मंदिर भी पुराना था और वो पहाड़ पर भी बना था। अमित को उदित और रानू ने उस मंदिर के बारे में इतना कुछ बताया था कि वो वहाँ पर जाने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। वो मंदिर जितना पुराना था उसके बनाए जाने की कहानियाँ भी उतनी ही दिलचस्प थी। अगले दिन सुबह अमित को लेकर रानू और उसका भाई उदित पहाड़ी वाले काली माँ के मंदिर चले गए। वो मंदिर बहुत ही पुराना था, जो पत्थरों को काट कर बनाया गया था, जिन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी।
जिस पहाड़ी पर वो मंदिर बना था वो बहुत ही ऊंची थी, जिस वजह से उसके ऊपर से आसपास के बहुत से गांव दिखाई देते थे। उस पहाड़ी से हरिपुरा गांव भी साफ साफ दिखाई देता था। काली माँ के दर्शन करने के बाद रानू और उदित वहाँ से अपना घर और खेत देखने लगे। अमित भी उन्हीं के साथ वही कर रहा था। तभी उसकी नज़र पहाड़ी के नीचे एक पूरी तरह खंडहर हो चुकी हवेली पर पड़ी। वो हवेली दूर से ही बहुत ज़्यादा पुरानी और डरावनी दिख रही थी, क्योंकि वो बहुत ही पुरानी थी। उस हवेली के चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी, जिसके बीच में बहुत बड़ा मैदान था, जहाँ पर बहुत से पेड़ भी लगे थे, जिनमें से बहुत से सूख गए थे। वो पुरानी हवेली देखकर अमित ने उसे पास से जाकर देखने का मन बना लिया और रानू और उदित से उसके साथ चलने को बोला, लेकिन उन दोनों ने वहाँ जाने से साफ मना कर दिया और बोले, गांव वाले उस हवेली के बारे में कहते हैं कि वो शापित हवेली है। वो हवेली ये मंदिर बनाने वाले वंशज की है, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। गांव वाले तो ये भी कहते हैं कि हवेली हॉन्टेड है। तुम दोनों कितने डरपोक हो। अमित उन दोनों पर हंसते हुए बोला, हम दोनों डरपोक नहीं हैं। गांव वालों ने उस हवेली से आती हुई डरावनी आवाज़ें सुनी हैं और 2 साल पहले गांव के ही राम खिलावन काका उस हवेली के अंदर गए थे, जिसके बाद वो पागल हो गए थे और उसके कुछ दिनों बाद वो हवेली के पास ही बने कुएं में कूद कर मर गए थे। रानू बोली, भूत वूत ये सब बकवास बातें हैं, मैं नहीं मानता इन्हें। मैं तो जा रहा हूँ हवेली को पास से देखने। अगर तुम्हें भी चलना हो तो चलो, नहीं तो घर चले जाओ। मैं तो हवेली देख कर ही घर जाऊँगा। अमित मंदिर से नीचे उतरते हुए बोला। उसकी बात सुनकर उदित बोला, ठीक है, तुम अगर इतनी ही जिद कर रहे हो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। रानू, तुम घर जाओ, लेकिन मत बताना कि हम दोनों हवेली के पास गए थे। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इतना बोलकर रानू भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। हवेली जाने का कच्चा रास्ता मंदिर के नीचे से था। उस रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से उस पर से कोई गुजरा ही नहीं था, क्योंकि उस रास्ते पर बहुत सी झाड़ियाँ और लंबी घास उगी हुई थी। जैसे तैसे वो तीनों हवेली के पास पहुंच गए। हवेली के बाहर वाली दीवार पर लोहे का बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ था, जो टूट चुका था, जिस वजह से वो तीनों अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि हवेली के चारों तरफ बरगद, पीपल, नीम और बबूल के पेड़ उग चुके हैं और कुछ पेड़ तो सूख भी गए थे। शायद वो वही पेड़ थे जो हवेली के पहले से उसमें उगे हुए थे। वहीं पास में ही एक बहुत बड़ा कुआं था, जिसके अंदर से बाहर की तरफ बहुत बड़ा पीपल का पेड़ निकला हुआ था। उन तीनों ने हवेली को बाहर से अच्छी तरह देखा। वो बाहर से पूरी तरह खंडहर हो चुकी थी, जिसे देखकर अमित बोला, बाहर से तो ये देख लो, अभी देख लिए, अब अंदर से चलो देखते हैं यह हवेली कैसी है। अमित की बात सुनकर उदित भी हवेली के अंदर जाने को तैयार हो गया, लेकिन रानू हवेली के अंदर जाने को तैयार नहीं थी, तो वो उन्हें भी हवेली के अंदर जाने से मना करने लगी और उन दोनों को भी अंदर जाने से रोकने लगी और बोली, यार तुम दोनों हवेली के अंदर मत जाओ, घर लौट चलो। लेकिन अमित और उदित उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। वो किसी भी हालत में हवेली के अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि हवेली का दरवाज़ा टूटा हुआ था और वो आसानी से अंदर जा सकते थे। रानू के बार बार समझाने पर भी वो दोनों अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहे थे। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम घर लौट जाओ, मुझे पता था तुम डरपोक हो। अगर तुम्हें अपने साथ नहीं चलना तो तुम बाहर ही हमारा इंतज़ार करो, हम तो अंदर जा रहे हैं, उदित बोला। इतना बोलकर अमित और उदित हवेली के अंदर जाने लगे। उन्हें हवेली के अंदर जाते देख रानू भी उनके पीछे चली गई। अमित और उदित जानते थे कि रानू डरी हुई है, इसीलिए उन दोनों ने उसे बीच में कर लिया ताकि वो और न डरे। वो हवेली बाहर से जितनी डरावनी और खंडहर थी, अंदर से कहीं ज़्यादा थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले और सीलन के अलावा कुछ भी नहीं था। हवेली के अंदर का पूरा सामान जैसा का तैसा रखा हुआ था। सोफ़े, कुर्सियाँ, गुलदस्ते, अलमारी, झूमर
और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, सब कुछ वैसे का वैसा था। हाँ, बस समय के साथ वो सब टूट चुके थे, कुछ झूमर भी गिर चुके थे। वो तीनों एक एक करके हवेली के अंदर सभी कमरों को देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। देखना रानू, इस कमरे में भूत होगा, अमित हंसते हुए बोला। नहीं नहीं, वो तो रानू के आने की बात सुनकर ही हवेली छोड़कर भाग गया होगा, उदित बोला। वो दोनों रानू का मजाक उड़ा रहे थे। तभी रानू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन रानू ने उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसके पीछे अमित था। तो उसने सोचा कि अमित ही उसकी पीठ पर हाथ मार रहा है। फिर रानू को ऐसा लगा जैसे अमित उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पहले तो वो बार बार अपना हाथ झटकती रही, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने उसे अपना हाथ पकड़ लेने दिया। उससे सोचा कि अमित भी उसकी तरह ही डर रहा है, लेकिन वो अपने डर के बारे में कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि जैसे जैसे वो हवेली के अंदर सभी कमरे देखते जा रहे थे, वो हवेली और ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी। रानू ने पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि जिसने उसका हाथ पकड़ा है वो अमित ही है या फिर कोई और है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर रानू के अलावा सिर्फ 2 लोग और थे। एक उसका भाई जो उसके आगे था और एक अमित जो उसके पीछे था। रानू समझ रही थी कि अमित उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे अमित उसका हाथ ज़ोर से दबा रहा है। क्या हुआ अमित, तुम इतनी ज़ोर से मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मुझे पता है तुम्हें भी मेरी तरह ही डर लग रहा है। तुम फालतू में हीरो बनने की कोशिश मत करो और अब चलो घर चलते हैं। बहुत देर से हम इस हवेली के अंदर हैं, माँ भी घर पर हमारा इंतज़ार कर रही होगी, रानू बोली। क्या हुआ रानू? मैंने तुम्हारा हाथ कब पकड़ा? मैं तो यहाँ हूँ दीवार के पास, दीवार पर टंगी वो पेंटिंग देख रहा हूँ। तुम भी देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, रानू से दूर दीवार के पास खड़ा अमित बोला। अमित की बात सुनकर रानू ने पीछे मुड़कर देखा तो सच में ही अमित उससे दूर दीवार के पास खड़ा पेंटिंग को देख रहा था, जिसके बाद डर के मारे रानू की चीख निकल गई और अपना हाथ जोर से झटक कर अपने भाई उदित से जाकर लिपट गई। रानू को इस तरह डरा हुआ देखकर उदित भी घबरा गया और उससे उसके डरने का कारण पूछा, तो अभी अभी उसके साथ जो भी हुआ उसने वो सब बता दिया। वो सब तुम्हारे मन का वहम था, तुम डर रही थी इसीलिए ऐसा लगा जैसे किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हारी पीठ थपथपाई, उदित उसे समझाते हुए बोला। अमित ने भी उसे समझा और बोला, बस थोड़ी देर और, फिर घर चलते हैं। अब हवेली के अंदर आ ही गए हैं तो कुछ देर और रुक जाते हैं, सिर्फ कुछ कमरे और ही बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इस हवेली के हर कमरे में कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग है। अभी अभी जो भी रानू ने अनुभव किया था उसके बाद वो हवेली के अंदर रुकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन न चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा, क्योंकि अमित और उदित हवेली के बाहर नहीं जाना चाहते थे। हवेली का एक एक कमरा देखते हुए वो तीनों हवेली के आखिरी कमरे तक पहुंच चुके थे, जिसे देखकर वो तीनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वो कमरा हवेली के बाकी के सभी कमरों से बिल्कुल अलग था। उस कमरे के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और उस मंदिर में पहाड़ी पर बने माँ काली के मंदिर में रखी हुई माँ काली की मूर्ति की तरह ही एक छोटी सी माँ काली की मूर्ति रखी हुई थी। वो तीनों कमरे के अंदर बने मंदिर और वहाँ रखी माँ काली की मूर्ति को देखकर हैरान नहीं हुए थे, बल्कि कमरे के अंदर जो साफ़ सफाई थी उसे देखकर हैरान थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर में ताज़े फूल रखे थे और एक दीपक भी जल रहा था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कोई मंदिर में पूजा करके गया है। जब वो तीनों मंदिर को ध्यान से देख रहे थे तभी उन्हें कमरे के अंदर आती हुई किसी की आहट सुनाई दी, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से वो तीनों डर गए। भले ही उस वक्त वो तीनों डर रहे थे, लेकिन एक दूसरे को इस तरह दिखा रहे थे जिससे उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। जिसके बाद वो तीनों कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़े तभी रानू की नज़र उसी कमरे के एक कोने पर रखी हुई इंसानी खोपड़ी पर पड़ी, जिसे देखकर वो पीछे हटते हुए चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर अमित और उदित भी चीख पड़े। पीछे हटते हुए रानू अमित से टकरा गई और वो लड़खड़ा कर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। रानू
उसी खोपड़ी के ऊपर गिर पड़ी थी। जैसे ही रानू का वजन उस खोपड़ी पर पड़ा वो टूट गई। अमित भी ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके गिरने से भी कुछ टूटा था, लेकिन उस समय वो इतना डरा हुआ था कि उसने ये देखने की कोशिश भी नहीं की कि क्या टूटा है, क्योंकि नीचे गिरते हुए उसकी नज़र भी उस खोपड़ी पर ही थी, जिसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था। नीचे गिरते ही अमित तुरंत उठकर खड़ा हुआ और डर कर कमरे से बाहर भागा। रानू उससे पहले ही कमरे से बाहर भाग चुकी थी। अमित के भागने के बाद उसके पीछे उदित भी भागा। जैसे ही वो तीनों हवेली के बाहर निकले तो उन्होंने अपने सामने शालू को खड़ा पाया। उसे अपने सामने खड़ा देखकर वो तीनों और भी ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब उन्हें डांट पड़ने वाली थी। बिना बताए इस तरह हवेली के अंदर जाने के लिए शालू ने उन तीनों को खूब डांटा, खासकर रानू को, क्योंकि वो उन तीनों में सबसे बड़ी थी और वो उन दोनों को हवेली के अंदर जाने से नहीं रोक पाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद भी उस हवेली के अंदर गई थी। शालू उन तीनों को डांटते हुए घर ले गई, लेकिन वो तीनों उसकी डांट से ज़्यादा इस बात से परेशान थे कि उसे उनके बारे में पता कैसे चला। दरअसल जब वो तीनों उस हवेली की तरफ जा रहे थे तब उन्हीं के गांव के एक आदमी ने उन्हें जाते हुए देखा था और घर जाकर शालू से उनके बारे में बताया, जिसके बाद वो तुरंत वहां पहुंच गई। और जैसे ही वो वहां पहुंची वो तीनों हवेली के अंदर से भागते हुए आ रहे थे। भले ही शालू ने उन तीनों को डांटा था, लेकिन उन्हें उस डांट से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो तो बहुत खुश थे कि वो उस हवेली के अंदर जाने में सफल हुए थे। ये सब अमित की वजह से हुआ था। अगर वो ज़िद न करता तो शालू और उदित कभी भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत न करते। रात में जब खाना खाकर वो तीनों सोने के लिए चले गए, तभी वहाँ शालू आ गई और बोली, मैंने तुम तीनों को डांटा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुमने काम ही ऐसा किया था कि मुझे तुम्हें डांटना पड़ा। वो हवेली बहुत ही खतरनाक है, वहाँ कोई भी नहीं जाता। गांव वाले कहते हैं कि वहाँ भूतों का साया है और रात में हवेली के अंदर से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हवेली के अंदर से रोशनी भी आती है। शालू की बातें सुनने के बाद वो तीनों उसे वो सब बता देना चाहते थे जो उन्होंने हवेली के अंदर देखा था, लेकिन इस डर से कहीं वो फिर से उन्हें डांटने न लगे, उसे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। शालू के चले जाने के बाद वो तीनों सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन तीनों को ही नींद नहीं आ रही थी। वो तीनों हवेली के अंदर जो कुछ भी देखा था उसके बारे में सोच रहे थे, खासकर हवेली के उस आखिरी कमरे में जो कुछ भी देखा था उसके बारे में, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहाँ ऐसा कुछ भी होगा। हवेली में मंदिर और वहाँ की साफ़ सफाई और जल रहे दीपक को देखकर उन्हें ये तो यकीन हो गया था कि कोई है जो वहाँ जाता है, लेकिन वो कौन है और क्या करता है वो उसके बारे में नहीं जानते थे। हवेली के बारे में सोचते हुए वो तीनों जैसे तैसे सो गए, लेकिन रात में 2 बजे अमित चीखता हुआ जाग गया। उसकी चीख सुनकर उदित और रानू की भी नींद खुल गई। वो कुछ भी समझ पाते कि क्या हुआ, तब तक शालू भी आ गई थी। क्या हुआ अमित बेटा, तुम इस तरह चीखे क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? उसने अमित से पूछा। हाँ मौसी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी औरत ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझसे कह रही थी कि तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तुम्हारी वजह से अब मुझे वो नहीं मिलेगा जिसके लिए मैं 1 साल मुझे मेरा सामान लाकर दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अमित बोला, डरो मत, वो सिर्फ एक सपना था, उसे भूल जाओ और फिर से सोने की कोशिश करो। शालू ने उसे समझाया। नहीं मौसी, वो सपना नहीं था, मैं जाग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी बातें सुनाई दे रही थी। मैंने आपको बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह में से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इतना ही नहीं, मैं अपने हाथ की उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब उसने अपनी बात ख़त्म कर ली तो मैं पूरी ताकत से चीख पड़ा। डरते हुए अमित ने शालू को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ था। अमित की बातों से शालू समझ चुकी थी कि उसने कोई बुरा सपना देखा है और वो सपना उसे क्यों आया है उसके बारे में भी वो समझ चुकी थी, लेकिन वो उस वक्त ना सिर्फ उससे बल्कि रानू और उदित को भी डराना नहीं चाहती थी।
इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोली, बल्कि बाहर जाकर एक चप्पल ले आई और अमित की तकिया के नीचे रख कर बोली, अब तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें कोई भी डरावना सपना नहीं आएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद वो तीनों सो गए। उसके बाद अमित 3 दिन और अपनी मौसी के यहाँ रुका और हरिपुरा में जितनी भी घूमने लायक जगह थी वहाँ घूम आया। लेकिन इस दौरान अमित की तबीयत लगातार ख़राब होती जा रही थी। उसे अंदर ही अंदर लगता जैसे उसके सीने में बहुत ज़्यादा वज़न है और कोई उसकी पीठ पर बैठा हुआ है, जिस वजह से उसे अपना शरीर बहुत भारी लगता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अमित हर वक्त अपने पास किसी को महसूस भी करता था, लेकिन उसने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो सोचता था कि अगर वो बताएगा तो हो कोई उसकी बात का यकीन न करे और उसका मजाक भी उड़ाए, और ये भी हो सकता था कि उसकी मौसी उसे डांटे भी, क्योंकि वो यही समझेगी कि ये सब उसके साथ उस खंडहर में जाने की वजह से हो रहा है। अमित भले ही अपनी मौसी या अपने कज़िन से कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन उसकी लगातार ख़राब हो रही सेहत से सब समझ गए कि वो बीमार है, और रात में सोते वक्त डरावने सपने भी आते थे, जिस वजह से वो ढंग से सो भी नहीं पाता था। जब भी अमित वो सपने देखता था, उसे सिर्फ एक औरत की आवाज़ ही सुनाई देती थी, दिखाई कोई भी नहीं देता था, और वो हर बार लगभग एक ही तरह की बात कहती थी कि उसकी वजह से उसका कुछ नुकसान हो गया है, जिसकी वो भरपाई चाहती है। अमित को उसकी बातें समझ नहीं आती थी, जिस वजह से वो सपने के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा डर जाता था। अपने शरीर के भारीपन और अपने साथ चल रहे अदृश्य साए से अमित पहले से ही परेशान रहता था। सपनों के बारे में सोच सोच कर वो डरा हुआ भी रहने लगा। 4 दिनों तक मौसी के यहाँ रहने के बाद अमित अपने घर जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि वो इतने दिनों के लिए ही आया था। अमित को उसके घर भेजने से पहले शालू ने गांव के ही डॉक्टर से उसका इलाज भी करवा दिया। डॉक्टर ने उसका इलाज तो कर दिया, लेकिन जब उसने अमित का चेकअप किया तो वो भी हैरान रह गया कि उसे तो कोई बीमारी नहीं है, फिर उसकी सेहत ख़राब क्यों हो रही है। अमित ने डॉक्टर को बताया कि उसे भूख ही नहीं लगती, जिसके कारण डॉक्टर समझ गया कि भूख न लगने की वजह से अमित की तबीयत लगातार ख़राब हो रही है, तो उसने उसे भूख बढ़ाने की दवाई दी। इलाज करवाने के बाद अमित वापस अपने घर भोपाल आ गया। डॉक्टर की बातों से अमित को भी लगने लगा था कि भूख न लगने की वजह से ही उसकी तबीयत लगातार ख़राब होती जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वजह कुछ और ही है। अपने घर पहुंचकर और दवाई खाने के बाद भी अमित की तबीयत लगातार ख़राब होती जा रही थी, और वो डरावने सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, जिस वजह से अमित घर से बाहर नहीं निकलता था और डरा और सहमा रहता था। उसे इस तरह देखकर उसकी माँ रंजना उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। हर रात जब अमित वो डरावना सपना देखता था तो वो चीख कर उठ जाता था। रंजना ये तो समझ गई थी कि अमित के साथ वो सब हरिपुरा जाने के बाद ही हुआ था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वहाँ उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि अमित ने उसे वो सब बताया जो उसने वहाँ किया था, लेकिन खंडहर जाने वाली बात छुपा ली थी। शालू ने भी उसे वो बात नहीं बताई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अमित को कुछ भी कहे, क्योंकि खंडहर जाने के लिए उसने पहले ही अमित को बहुत डांटा था। अमित की लगातार ख़राब हो रही सेहत को देखकर रंजना फिक्रमंद थी। वो उसे डॉक्टर के पास भी ले जाती थी, लेकिन डॉक्टर के इलाज का उस पर कोई भी असर नहीं हो। एक दिन रंजना जब अमित को डॉक्टर के पास ले जा रही थी तो वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। वो बार बार अपने पीछे देखता और डरता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई है और वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रहा है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। रंजना ने बहुत बार उससे उसके वैसा करने का कारण पूछा, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। डॉक्टर के क्लिनिक में भी अमित किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और उसे खुद से दूर जाने का इशारा कर रहा था। उसे देखकर रंजना समझ रही थी कि बीमारी का असर उसके दिमाग पर हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अमित के ऊपर क्या बीत रही है। वो हर बीतते समय के साथ कमज़ोर होता जा रहा था। इलाज करवाने के बाद रंजना जब अमित को घर वापस ला रही थी, तब जैसे ही अमित के घर के बाहर पहुंचा,
ज़ोर ज़ोर से अमित चिल्लाने लगा। मैंने तुम्हारा क्या नुकसान कर दिया जो तुम मेरे पीछे पड़ी हो? अमित आगे कुछ और बोल पाता, रंजना उसे पकड़कर घर के अंदर ले गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पड़ोसी उसके बेटे को इस हालत में देखे। घर के अंदर जाकर भी अमित शांत नहीं हुआ, बड़बड़ाता ही रहा। रंजना उसे उस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन वो उसे शांत करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसके घर की डोरबेल बजी। रंजना दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन दरवाजे के बाहर जो कोई भी था वो बार बार बेल बजाया जा रहा था। न चाहते हुए भी रंजना को दरवाज़ा खोलना पड़ा, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले वो अमित को उसके कमरे में बंद कर आई। रंजना ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर उसकी पड़ोसन विमला खड़ी थी। वो उससे कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही वो बोल पड़ी, मैं जानती हूँ तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है। रंजना उसकी ये बात सुनकर सन्न रह गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बात का उसे क्या जवाब दे। तुम फिक्र ना करो, मैं उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो तुम समझ रही हो तुम्हारे बेटे को वैसा कुछ भी नहीं है। जो तुम नहीं देख सकती वो मैंने अभी देखा, विमला बोली। क्या देखा तुमने? रंजना ने उससे पूछा। जिससे तुम्हारा बेटा बात कर रहा था उसे मैंने देखा, विमला ने उसकी बात का जवाब दिया। इतना बोलकर विमला ने उससे ये भी बताया कि अमित जिससे बात कर रहा था वो दिखता कैसा था। रंजना उसकी बातों पर भरोसा करना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि भूत प्रेत की बातों पर वो विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उस वक्त सवाल उसके बेटे का था तो उसे विमला की बात माननी पड़ी। जिसके बाद वो उसे अमित के पास कमरे में ले गई। अमित कमरे में बेसुध पड़ा बड़बड़ा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर हो जाओ। जैसे ही विमला उसके पास पहुंची उसने बड़बड़ाना बंद कर दिया और धीरे धीरे हिम्मत करके उठकर बैठ गया। विमला के घर में माँ शारदा की चौकी बनी हुई थी। वो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी, जिस वजह से वो रूहों को देख सकती थी और माता की कृपा से उनसे बात भी कर सकती थी और उन्हें भगा भी सकती थी। उठकर बैठने के बाद अमित ने सबसे पहले खाने को मांगा, क्योंकि जब से वो अपनी मौसी के घर से आया था उसने अच्छे से खाना नहीं खाया था। अमित ने खाना मांगने के बाद रंजना तुरंत किचन में गई और उसके लिए खाना लेकर आई। अमित के खाना खा लेने के बाद विमला के रूप में रंजना को उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी, जिसके बाद विमला के कहने पर रंजना अमित को उसके घर ले गई। अमित को अपने घर ले जाकर विमला ने उसे माता के मंदिर के सामने बैठाया और खुद उसके सामने बैठ गई और वहीं पास ही एक टोकरी में रखे नींबू को उसके सर से पैर तक 7 बार उतारा, जिसके बाद उसे काट कर देखा और उसके बाद विमला ने जो कुछ भी बताया उससे रंजना की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और वो अमित को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विमला ने ऐसा क्या कह दिया जो रंजना बर्दाश्त नहीं कर पाई थी? अमित को परेशान करने वाली रूह कौन थी और वो उसे परेशान क्यों कर रही थी? अमित जब हवेली के उस कमरे में गिरा था तो क्या टूटा था और क्या अमित ठीक हो पाएगा? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले और आखिरी पार्ट में। आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। जय माँ काली।